नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं यूपी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबरें विस्तार से और सबसे पहले बात नोएडा से, जहां पर सवाल स्वास्थ्य महकमे पर एक बार फिर से बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां पर एक महिला की जान चली गई और आरोप स्वास्थ्य विभाग पर ही है। बताया जा रहा है कि 8 महीने की गर्भवती महिला, जिसे लेकर परिजन हॉस्पिटल पहुंचे थे, लेकिन हॉस्पिटल ने इलाज से मना कर दिया, जिसके बाद परिजन एक हॉस्पिटल के बाद दूसरे हॉस्पिटल का चक्कर काटते रहे, लेकिन कोई भी हॉस्पिटल इस महिला को एडमिट करने के लिए तैयार नहीं हुआ, जिसके बाद महिला की एम्बुलेंस में ही मौत हो गई। महिला गाजियाबाद के खोड़ा की रहने वाली थी। डीएम ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने एडीएम वित्त मुनेंद्र नाथ उपाध्याय और सीएमओ डॉक्टर दीपक ओहरी को इस मामले की जांच सौंपी है। साथ ही तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए हैं, लेकिन एक बड़ी लापरवाही और निर्ममता देखने को मिली है स्वास्थ्य विभाग की। कई हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने के बाद भी इस महिला को भर्ती नहीं कराया जा सका। एक नहीं बल्कि 2 जिंदगी यहां चली गई और ये लापरवाही, जानलेवा लापरवाही जो है हॉस्पिटल्स के सामने आई है। 8 महीने की एक गर्भवती एम्बुलेंस में दम तोड़ देती है और ये होता है नोएडा में। पहले अपनी वाइफ को ईएसआई लेके थे। ईएसआई वालों ने बोल दिया कि जाके सेक्टर 30 ले आओ। सेक्टर 30 वाले कहने लगे कि वहाँ ले आओ, क्या नाम है, शारदा में। शारदा के बाद फिर जिम्स ले गए। जिम्स वालों ने मना कर दिया कि हमारे पे कोई बेड खाली नहीं है। फिर घूम करके हम फोर्टिस आए। फोर्टिस वालों ने मना कर दिया। फिर हम वहाँ पर आए, क्या नाम है, उसमें मैक्स वालों ने भी मना कर दिया कि हमारे पे बेड नहीं है। यह बहुत गंभीर प्रकरण है। समस्त हॉस्पिटल्स को निर्देशित किया गया है कि निजी चिकित्सालयों को भी सम्मिलित करते हुए कि कोई भी अगर इमरजेंसी केस है तत्काल उनको भर्ती करनी चाहिए। वो देश के किसी कोने से भी आए हो तो उनको तत्काल भर्ती करके इलाज करना उनका दायित्व है। इस प्रकरण की जांच अपर जिलाधिकारी वित्त, राजस्व एवं मुख्य चिकित्साधिकारी को करने के लिए कहा गया है। इसमें कोई भी यदि दोषी होंगे तो उनको बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमित, सीएम कह रहे हैं सभी हॉस्पिटल्स को कि जो भी लोग आए, इमरजेंसी में आए, उन्हें तत्काल भर्ती कीजिए। डीएम कह रहे हैं नोएडा के कि ये निर्देश दिए गए हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स क्या कर रहे हैं? दिख रहा है हमें, एक महिला की मौत हो जाती है, 8 महीने की गर्भवती, और जो गर्भ में बच्चा पल रहा उसकी भी मौत। देखिए, मैंने कहा बता दूं, गौतम बुद्ध नगर में इस तरह के पहले भी कई मामले आ चुके हैं। जब कोई पीड़ित अगर अस्पताल में जाता है तो अस्पताल सबसे पहले इस तरह की बात करते हैं कि पहले आप कोविड-19 का अपना जांच करा के आइए, जांच रिपोर्ट के बाद ही आपको भर्ती करेंगे। अगर कोई आपातकालीन में अस्पताल में भर्ती होता है तो लगातार अस्पताल से इस तरह की शिकायतें मिलती रही। अमित, क्या गाइडलाइंस में इस बात का जिक्र है? हालांकि कई हॉस्पिटल से ये शिकायत आ रही है कि वो पहले बोलते हैं मरीजों को कि आप कोविड रिपोर्ट लेकर आइए, फिर हम आपको एडमिट करेंगे। क्या ऐसे गाइडलाइंस है, क्या ऐसे निर्देश हॉस्पिटल्स को हैं? क्या हॉस्पिटल्स का ये करना सही है? देखिए, इस तरह के कोई दिशा निर्देश नहीं है। अगर कोई आपात स्थिति में अस्पताल आता है तो सबसे पहले प्राथमिकता है उसका प्राथमिक उपचार किया जाए। उपचार के बाद उसकी रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन और सीएमओ को अवगत कराना होता है कि यह कोई पेशेंट हमने एडमिट किया है कोविड-19 तो संक्रमित नहीं है। इस तरह की कोई गाइडलाइन बिल्कुल। और ऐसे हॉस्पिटल्स के इस तरह के कारनामों के साथ हम कोरोना से लड़ने की बात कर रहे हैं। अमित, ये बताइए, इस मामले में कोई कार्रवाई हुई है? निर्देश तो दे दिए गए हैं, जांच की जिम्मेदारी सौंप भी दी गई अधिकारियों को, लेकिन जांच किस रफ्तार के साथ बढ़ रही है? देखिए, पहले भी इस तरह का एक मामला निकल के आया था, उसमें भी जांच के आदेश दिए थे। अब इस तरह का फिर एक बार जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए, जिसमें एडीएम वित्त को जांच अधिकारी बनाया, साथ में सीएमओ को भी जांच अधिकारी बनाया। ये सब मिलकर तीनों अस्पताल जहां पेशेंट गए थे, जहां महिला गई थी परिजनों के साथ अस्पताल में, उन सबसे जांच की जाएगी आपने किस कारण इनको अस्पताल में एडमिट नहीं किया। लेकिन जांच रिपोर्ट आने में काफी लंबा समय लगता है। पहले भी इस तरह के मामले हुए, लेकिन कोई जांच में स्पष्टीकरण नहीं हो पाया ना। बिल्कुल अमित, धन्यवाद इस वक्त पूरी बातचीत के लिए। और जांच की बात बार बार कही जाती है और ये खाना पूर्ति और एक कह सकते हैं कि एक परंपरा को निभाने से ज्यादा कुछ नहीं है। जांच कितनी होती है, रिपोर्ट्स कैसे आते हैं, कार्रवाई क्या होती है, अमूमन बहुत हल्की कार्रवाई होती है और तभी है ऐसे मामले बार बार देखने को मिल रहे हैं। नोएडा का जो वाकया हुआ, कुछ ऐसी तस्वीरें प्रदेश की कई और जगहों से भी ऐसी तस्वीर देखने को मिली, लेकिन कार्रवाई कभी भी इतनी कठोर नहीं होती है कि जो हॉस्पिटल्स हैं वो ऐसा करने से बचे। अगली खबर का रुख करते हैं मुरादाबाद से, जहां पर दबंगों ने पीट कर और ईंट पत्थरों से कूचकर एक
पिता और पुत्र की हत्या कर दी है। बेटी ने भागकर अपनी जान बचाई। थाना मझौला क्षेत्र की ये वारदात है। बताया जा रहा कि दबंगों की नजर दलित के मकान पर थी। मकान खाली कराने को लेकर उनका पड़ोसियों से लंबा विवाद चल रहा था। वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। 5-15 लड़के थे, कूद के आ गए। आधी तोड़ फोड़ बचानी चालू कर दी, टंकी तोड़ दी, कुल्हाड़ी बुलाड़ी ले लेके चले थे, सब्बल बब्बल। जब तक कुछ ना हुआ, जब तक मैं थी घर में, जैसे मैं घर में से निकली, कैसे न कैसे करके जान बचा के मैं भागी। उससे पहले मेरे पापा को मेरे सामने मार चुके थे वो घर में। कौन लोग हैं जिन्होंने मारा? ये गंगुआर है। वजह क्या है, क्या वजह, क्यों झगड़ा? ये है मकान हथियाना चाहते हैं वो हमारा, क्योंकि बाल्मी का एक ही मकान है। फरीद शमसी हमारे सहयोगी मुरादाबाद से हमारे साथ मौजूद है। फरीद, बहुत ही गंभीर आरोप और आरोप फिर पुलिस पर भी लगता है, क्या है पूरा मामला, बताइए जरा। जी हाँ, मेनका बहुत दुखद घटना है कि मुरादाबाद में कुछ दबंग लोग अपने पड़ोस में एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति के मकान को खाली कराने के लिए पथराव करते हैं। 15 लोग, जिस तरह पीड़िता ने बताया, उसके घर में। फरीद, मकान को लेकर विवाद कितना पुराना, क्या पुलिस से पहले इन्होंने कभी शिकायत की थी दबंगों को लेकर? जी हम इनका शिकायत, जो युवती है, मृतक की बेटी है, उससे हमारी बात हुई, गुड़िया। उसने कहा कि हम काफी बार पुलिस से शिकायत कर चुके थे, लेकिन पुलिस ने कभी हमारी नहीं सुनी। कल भी वो पुलिस में शिकायत करने गई थी। पुलिस ने काफी देर उन्हें मझौला थाना में बिठाए रखा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की उनकी। उसके बाद आज दबंगों ने मकान खाली कराने के विवाद को लेकर के ये लोग डरकर यहाँ से चले जाए और मकान बेच दे, इसको लेकर पथराव किया। और फिर बताया जा रहा है गली में उनके साथ मारपीट की गई, जिसमें दोनों की, पिता पुत्र की मौत हो गई है। कोई गिरफ्तारी हुई इस मामले में अभी तक? जी, 2 आरोपियों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, बाकी लोगों की तलाश जारी है। फरीद, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए। तो 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, बाकी की तलाश चल रही है। पिता और पुत्र की हत्या हो जाती है। मकान पर कब्जा करने की नियत से दबंगों ने पीट कर उन्हें मार डाला। आरोपों के घेरे में पुलिस भी है कि पहले भी शिकायत की गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई की नहीं और यही वजह है कि आज 2 लोगों की जान चली गई। इधर शामली में बाइक सवार युवकों में मारपीट का लाइव वीडियो सामने आया। यहां पर बाइक सवार युवक को कई दूसरे युवक पीट रहे हैं। बाइक से मामूली टक्कर के बाद दोनों के बीच मारपीट की शुरुआत हुई। पिटाई के दौरान भीड़ तमाशबीन बने रही और किसी ने इसका वीडियो बनाया, जो कि सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। शहर कोतवाली क्षेत्र के वीवी इंटर कॉलेज रोड पर यह वारदात हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज यूपीपीसीएल के 28 नए पावर सब स्टेशंस का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, राज्य मंत्री रमनशंकर पटेल मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है हर घर को उजाला करने का। सीएम ने बिजली विभाग के कामों की तारीफ की। वैश्विक महामारी कोरोना संकट के दौरान उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन 3,135 करोड़ 34 लाख रुपए की लागत से विद्युत उपकेंद्रों की एक श्रृंखला प्रदेश की जनता को आज यहाँ पर अर्पित कर रही है। और ये निरंतर प्रयास है कि अभी विद्युत वितरण की जो गति है 18 घंटे, 20 घंटे और 24 घंटे की, पावर फॉर ऑल में हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मंशा के अनुरूप प्रत्येक घर तक आने वाले समय में 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति कर सकें। उस संकल्प को और भी सुदृढ़ करने की दिशा में उपकेंद्रों के लोकार्पण और शिलान्यास की एक कड़ी जोड़ी जा रही है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कामगारों की हालत को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों पर कई सवाल उठाए। मायावती ने कहा कि सरकार घोषणाएं तो बहुत कर रही है, लेकिन जमीन पर कोई काम दिख नहीं रहा। कामगार परेशान है, किसान परेशान है और सरकार लगातार घोषणाएं कर रही है। इस बात पर इन्होंने जोर दिया था कि जो बाहर से प्रवासी लोग आ रहे हैं तो उनकी योग्यता के हिसाब से कि वो किस किस कार्य में दक्ष हैं, तो उनकी योग्यता के हिसाब से उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया भी।
बड़े पैमाने पर जब ये बाहर से लोग आए। लेकिन हो क्या रहा है, रजिस्ट्रेशन हो गया, योग्यता भी इन्होंने प्रवासियों ने अपनी दर्शा दिया, दिखा दिया रिकॉर्ड में। लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में हमें देखने के लिए मिल रहा है कि जिसमें बड़ी तादाद में प्रवासी लोग इधर आए हैं तो उनको रोटी रोजी के साधन नहीं मिल रहे हैं। बहुत खराब हालत है उनकी, बहुत ही दयनीय हालत है। और हालात इतनी ज़्यादा खराब हैं इन लोगों के, जो बड़ी बड़ी डिग्री लेकर जो प्रवासी लोग उत्तर प्रदेश में आए, आज वो मनरेगा के तहत, तो मैं कई चैनल में देख रही थी पिछले 2-3 दिनों से कि वो खड्डे खोद रहे हैं। और इससे पहले भी मायावती मौजूदा हालात पर ट्वीट करती रही हैं। केंद्र सरकार के कई फैसलों के साथ वो खड़ी रही, लेकिन राज्य सरकार पर लगातार सवाल उठा रही हैं। अब खबर हरियाणा हिसार से, जहां पर वैज्ञानिकों का दावा है कि भारत कोरोना की दवा के करीब है। NCRE यानी कि राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार के वैज्ञानिक कोरोना की दवा बनाने के करीब पहुंच रहे हैं। ये दावा उन्होंने किया। वैज्ञानिकों का कहना है कि दवा का मिश्रण मुर्गी के भ्रूण पर सुरक्षित पाया गया और बहुत सही रहा। अगर चीजें जो हैं वो अनुमान के मुताबिक रही तो बहुत जल्द दवा बनाने में कामयाबी मिल जाएगी। इधर आज मेरठ में कंटेनमेंट जोन, बफर जोन और हॉटस्पॉट वाली जगहों को छोड़कर शहर के अन्य हिस्सों में कुछ नियम कायदों के साथ दुकानों को खोला गया। करीब 2.5 महीने बाद फूलों की दुकान खुली, लेकिन दुकानदारों के चेहरे पर मायूसी ही नजर आई। बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खोले जा सकेंगे। घने क्षेत्रों में बाजारों को ऑड इवन के तहत खोलने की व्यवस्था की गई है। तो उत्तर प्रदेश का कोरोना से सबसे ज्यादा संक्रमित जिला अगर कोई है तो वो है आगरा। अगर ऐसे में आगरा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और भी जरूरी हो जाता है, लेकिन जो तस्वीरें आगरा की लगातार आ रही हैं वो बेहद डराने वाली हैं। नगर निगम में लोन के लिए लोगों की भीड़ लग गई। ये तस्वीर देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए लोग, यहाँ पर एक दूसरे से सट कर खड़े रहे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इस बारे में हमारे सहयोगी हिमांशु त्रिपाठी। लॉकडाउन 1 में जिस तरह की छूट मिली है उसको तार तार किया जा रहा है। नगर निगम में आप देख सकते हैं कि क्या हालात हैं। सामाजिक दूरी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती, लोग एक दूसरे से सट के खड़े हुए हैं और ये हालात बेहद चिंताजनक है क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नगर निगम में ये जो भीड़ आई है इसको दूर दूर करने का कोई तरीका नजर नहीं आता किसी को, क्योंकि ना तो यहाँ पुलिस बल दिखता है और ना ही लोग इतने जागरूक हैं कि वह अपनी जान बचाने के लिए खुद पहल करें। किसी को कोई फिक्र नहीं है। जिस तरह से आगरा में तेजी से मामले बढ़ रहे हैं कोरोना के और 945 कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा अब तक हो चुका है, उसके बाद आप देखिए किस तरह से एक दूसरे से सट करके खड़े हुए हैं लोग। ये कतार में 1 मीटर की दूरी की बात कही है और यहाँ 1 इंच की दूरी भी नहीं है। तो इस तरह से मानकों का उल्लंघन, नियमों का उल्लंघन निश्चित रूप से कहीं न कहीं भारी पड़ेगा लोगों को। और हम बात करने की कोशिश भी करेंगे लोगों से। ये किस चीज की भीड़ है, कौन लोग आए हैं? ये 10,000 की भीड़ है, ये पैसों के लिए 10,000 लोन। अच्छा, तो किस तरह मिलेगा, कैसे देना पड़ेगा? और ये तो हमारा भीतर जाके मालूम पड़ेगा कैसे मिलेगा। वहाँ से रसीद मिलेगी ना। और भी लोग इनसे बात करेंगे। ये क्या लोग क्यों आए हैं, क्या है? ये सरकार लोन दे रही है, जो गरीब इंसान है, जो काम धंधा नहीं कर पाए लॉकडाउन की वजह से, तो उनके लिए सहायता दी जा रही है। देना पड़ेगा? हाँ, देना पड़ेगा। ये तुम्हारे 1 साल के बाद में शायद देना पड़ेगा 250 रुपये महीना। तो ये सरकार ने जो सुविधा दी है उसके लिए लोग आए हैं, तो सरकार ने सुविधा दी, ये अच्छी बात है। लेकिन लोगों ने जिस तरह से नियमों को तार तार किया है वह एक खतरनाक संकेत है ताज के साथ आगरा के लिए, क्योंकि आगरा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित क्षेत्र है। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज 18 आगरा। और 8 जून से देश भर में धार्मिक स्थल खोले जाएंगे, जिसे लेकर मंदिरों में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। शाहजहांपुर में करीब 1 दर्जन मंदिरों में व्यवस्थाएं सुचारू की जा रही है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। मंदिरों की साफ सफाई हो रही है। मूर्तियों को श्रद्धालु स्पर्श न करें, इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। मंदिरों में एक समय में सिर्फ 5 श्रद्धालुओं को ही प्रवेश मिल सकेगा। इसी के साथ प्रसाद, फूल चढ़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। श्रद्धालुओं को दर्शन से पहले हाथ पैर धोने होंगे, साथ ही मुंह पर मास्क लगाना भी अनिवार्य होगा।
आदेश आए हैं या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आदेश किए उनको मद्देनजर रखते हुए मंदिर की कमेटी ने सारे इंतजाम किए हुए हैं। जैसे 8 तारीख से सब ये खुलेगा मंदिर, तो 5 ही लोग अंदर आएंगे, 5 से 6 लोग। जब वो दर्शन करके चले जाएंगे तो दूसरे 5 लोग आएंगे। सैनिटाइजर आज मंदिर हुआ है पूरा हमारा 8 तारीख को ओपन होने के लिए। और मंदिर में सारा कार्य ही सब सरकार के नेतृत्व में होगा, जिलाधिकारी के नेतृत्व में होगा और बाबा विश्वनाथ समिति के नेतृत्व में होगा। ब्रेक के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल की मां का आज सुबह निधन हो गया, जिसे लेकर पीयूष गोयल ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि अपने स्नेह और प्रेम से मुझे हमेशा राह दिखाने वाली मेरी पूज्य माता जी का आज सुबह स्वर्गवास हुआ। उन्होंने अपना पूरा जीवन सेवा करते हुए बिताया और हमें भी सेवा भाव से जीवन बिताने को प्रेरित किया। ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। और पीयूष गोयल की मां के निधन पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, प्रिय श्री पीयूष गोयल जी, माता और पुत्र का स्नेह जो संबंध है इस जगत का सबसे अनुपम नाता है। मातृ शोक से बड़ा कोई शोक नहीं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि पूज्य माता जी की आत्मा को शांति प्रदान करते हुए अपने परम धाम में स्थान दें। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं आपके साथ हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आर्थिक पैकेज को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया, सरकार बस इतना बता दे कि 20 लाख करोड़ के तथाकथित महा पैकेज में कितना गरीब के लिए है, कितना किसान, दिहाड़ी प्रवासी मजदूर, छोटे व्यापारी, खुदरा कारोबारी, रेहड़ी ठेले वाले, पटरी वालों के लिए है व अन्य मजबूरों के लिए है। समाज को बांटने में माहिर लोग कृपया करके इस आर्थिक बंटवारे का हिसाब भी दे दें। वहीं उन्होंने एक और ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि ये सच है कि बुनियाद कभी दिखती नहीं, पर ये नहीं कि उसे देखना भी नहीं चाहिए। जिन गरीबों के भरोसे की नींव पर आज सत्ता का इतना बड़ा महल खड़ा हुआ है, ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद संकट के समय में भी उन गरीबों की अनदेखी करना अमानवीय है। तो इस तरीके से एक के बाद एक 2 ट्वीट समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया, केंद्र और राज्य सरकार को निशाने पर लिया। इधर उत्तरी नॉर्वे में भूस्खलन का एक वीडियो वायरल हो रहा है। अल्टा इलाके में 3 जून को भूस्खलन हुआ था, जिसके चलते आसपास के कई घर समुद्र में बह गए थे। स्थानीय निवासी जॉन एगिल बक्काबी ने इस घटना को अपने कैमरे में कैद किया और इसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। इस वीडियो में जमीन के एक बड़े हिस्से के साथ कई घरों को भी दिखाया जा रहा है। देखिए जरा समुद्र की लहरों के साथ किस तरीके से जमीन का एक बड़ा टुकड़ा घरों समेत ही जमीन के अंदर, समुद्र के अंदर विलीन हो जाता है। और थोड़ी ही देर में, पल भर में ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर कभी जमीन थी ही नहीं, यहाँ पर वो मकान थे ही नहीं। उत्तरी नॉर्वे का ये वीडियो है, भूस्खलन की खतरनाक तस्वीर। वहीं पर मौजूद एक शख्स ने अपने कैमरे में कैद किया। ये पूरी जो घटना है, प्राकृतिक घटना, देखिए जरा, समुद्र का पानी आता है तेजी के साथ और जमीन के एक बड़े टुकड़े को निगलते हुए आगे बढ़ जाता है। और अब बात क्वारंटीन सेंटर्स की करते हैं। तमाम दावे अलग अलग सरकारों की है, प्रशासन की है, जिले के अधिकारियों की है कि क्वारंटीन सेंटर में बेहतरीन इंतजाम है और इन्हीं के बीच बदहाली की तस्वीरें भी आती रहती हैं। और ये देखिए बिहार के कटिहार का ये क्वारंटीन सेंटर, जहां पर लोगों के मनोरंजन का भी ख्याल रखा जा रहा है। सूजापुर क्वारंटीन सेंटर का रसोइया फिल्मी गाने पर डांस कर रहा है ताकि लोग मनोरंजन पा सके। रिंकू नाम है इस रसोइये का, पड़ोसन फिल्म के मशहूर गाने पर ये डांस कर रहा है। चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार सहारनपुर में एक नाग नागिन के जोड़े का वीडियो वायरल हो रहा है। ग्रामीणों ने मोबाइल फोन पर यह वीडियो बनाया है। ये वीडियो इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है।
सीतापुर से खबर जहां पर कच्ची शराब खुलेआम बिक रही है और इसका वीडियो सामने आया, जहां पर गांजरी इलाके में लगने वाले साप्ताहिक बाजार में शराब के पाउच बेचे जा रहे हैं। सदरपुर थाना इलाके के केवानी नदी के किनारे बसे गांव नदवा की ये तस्वीरें हैं जो चौंकाने वाली है, जहां अवैध शराब का धंधा इस तरीके से कुटीर उद्योग की तरह से अब देखने को मिल रहा है। इस धंधे में कई नाबालिग भी जुड़े हुए हैं। तो ये साप्ताहिक बाजार है जहां पर शराब, अवैध शराब बेची जा रही है। शामली में पुलिस ने अंतर्राज्यीय स्मैक तस्कर गिरोह का खुलासा किया, जिनके पास से भारी मात्रा में स्मैक बरामद की गई है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 5 करोड़ रुपए आंकी गई है। पुलिस को ये कामयाबी चेकिंग के दौरान मिली। स्मैक बरेली से चंडीगढ़ ले जानी थी, लेकिन झिंझाना पुलिस ने बिडौली चेकपोस्ट पर चेकिंग के दौरान इसे कब्जे में ले लिया। स्मैक रखी हुई थी एक कंटेनर में, तरबूज से भरे कंटेनर में इसे ले जाया जा रहा था। पुलिस ने कंटेनर के ड्राइवर और कंडक्टर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। कानपुर में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए हैं। चौबेपुर थाना क्षेत्र के स्वाट टीम के साथ ये मुठभेड़ हुई है। दोनों अपराधियों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। भर्ती करा दिया गया इन्हें हॉस्पिटल में। दोनों पर ही 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित था। फिलहाल यूपी एक्सप्रेस में इतना ही। ब्रेक के बाद खबरें उत्तराखंड से।